तो आप किसकी बात सुनेंगी? मैंने कहा सबकी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अलग नहीं है, सब बराबर है इस देश में। और तो उन्होंने कहा कि आप डिसीजन कैसे लेंगी कि कौन सही है कौन गलत? तो मैंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया है कि उसकी मदद लेके हम ऐसे डिलेमास को सॉल्व कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी कम्युनिटी के ब्रीच हो रहे हैं तो हमें उस कम्युनिटी का ध्यान तो देना ही कि क्लासेस एसएमसी इलाहाबाद से की है। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गलगोटिया कॉलेज नोएडा से। 2018 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लग गई और 2 साल की तैयारी के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। 2020 वाला एग्ज़ाम मेरा निकल गया, क्लियर हो गया है और उसमें मेरी 136 रैंक आई है ऑल इंडिया। और जी हाँ, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। और ठीक है, आपने सब्जेक्ट आईएएस में क्या सोच करके रखा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज किया? जी, प्री में कौन से सब्जेक्ट थे, मेंस में कौन से सब्जेक्ट थे? प्री के सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, वो जनरल स्टडीज़ है और सीसैट है। सीसैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स का उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे प्रिपेयर करनी पड़ी, या किसी भी एस्पायरेंट को इन चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए जब वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो। प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अप्रोच भी डिफरेंट ज़रूरी होती है। प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, जहाँ की मेंस में हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसमें जनरल स्टडीज़ जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 और उसके साथ साथ ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं और साथ में 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, और एक ऐसे का पेपर होता है। तो इन सभी पेपर्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। मेंस का सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, तो उसके अकॉर्डिंग एस्पायरेंट्स अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर करके उन्हें रिवाइज करके मेंस की प्रैक्टिस करके उसको क्लियर किया जा सकता है। अंशिका जी, सामान्य तौर पर इलाहाबाद में बच्चे आते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं जी, और ग्रेजुएशन करते हैं। शुरुआत में एक लंबा दौर था जिसमें बीए के लड़के खूब आते थे। जी, अब आईआईटी के लड़के आने लगे, मेडिकल के लड़के आने लगे। जी। तो ऐसा परिवर्तन होने के पीछे क्या वजह हो सकती है और क्यों आईआईटी के बच्चे या टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चे ज़्यादा आने लगे? जी, आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है जो पेपर 2 इंट्रोड्यूस हुआ है प्रीलिम्स में, जो कि सीसैट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आईआईटियंस को मैथ्स पे एज तो है ही ओवर अदर कैंडिडेट्स, और हो सकता है एक बीए वाला कैंडिडेट का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उतना अच्छा ना हो, बट ये सब तो ठीक है, लेकिन बीए वाले कैंडिडेट्स भी क्लियर करते हैं। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करे या प्रैक्टिस करे, क्योंकि सिर्फ 66 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है सीसैट को क्लियर करने के लिए, तो बीए का कैंडिडेट हो या कोई आईआईटियन हो, दोनों ही क्लियर कर सकते हैं। मैंने आईआईटियंस को भी सीसैट में फेल होते हुए देखा है। तो मतलब कुछ मिसकंसेप्शंस है इस एग्ज़ाम को लेके। वन हैज़ टू बिलीव इन देमसेल्फ, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो बच्चे आईएएस की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी कि तैयारी करते समय विषयों का चयन कैसे करें और क्या सोचकर क्या देखकर करें? जी। तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। मैंने टॉपर स्टॉक्स देखी, टॉपर स्ट्रैटेजी देखी, मुझे लगा कि हाँ, स्कोर्स भी अच्छे मिल रहे हैं और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए नया था बट मैंने ट्राई किया। तो सिलेक्शन जब कर रहे हैं ऑप्शनल का, आप इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी मेजर रोल, मैं ये कहना चाहूँगी। टाइम फैक्टर को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि देर तक पढ़े, 17 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े। कहते हैं कई बार बच्चे रात भर रत जगा करते हैं। क्या ऐसा क्या है, ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले बच्चे ही ज़्यादा योग्य निकलते हैं या कुछ और बात है? क्या टाइम फैक्टर क्या कितना महत्व रखता है? जी, इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो इसमें डालना ही पड़ता है। मतलब देयर इज़ नो अदर वे ऑफ क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। अब हो सकता है एक चीज़ आपको 3 घंटे में समझ आ रही हो, किसी और को 5 घंटे लग रहे हो, तो टाइम फैक्टर भी रिलेटिव है। मैं तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ा करती थी और मैं रात को जग के पढ़ती थी, तो मैं
या तो सुबह 4 बजे तक या सुबह 7 भी बज जाते थे कभी कभी। तो इट्स रिलेटिव। मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ते थे, बट मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस की है कि 8 से 10 घंटे की रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ाई सभी ने की है। जितनों ने, मेरे दोस्तों ने क्लियर किया, कुछ का नहीं भी क्लियर हुआ, बट एफर्ट सब ने डाला है। इस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना मटेरियल होता है हमारे पास देखने को कि हम उसी मटेरियल में खो जाते हैं और जो नहीं इम्पॉर्टेंट होता है वो पढ़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एनालिसिस कर लें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। मैंने पहले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो मैंने सबसे पहले उन एरियाज़ पे फोकस किया, एक बेसिक रीडिंग कर ली सारे सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही, उसके साथ साथ मैंने डेली कंपाइलेशन जो आते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे इनसाइट्स एक वेबसाइट है, वो डेली कंपाइलेशन देती है, तो मैंने उसको फॉलो किया। एंड देन मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं, विजन कोचिंग है एक, तो उसके कंपाइलेशंस आर वेरी एप्ट और बहुत कंसाइज होते हैं। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रीलिम्स तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर हो सकता है। आपको फैक्ट्स याद होने लगेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और आप इंटेलिजेंट गेसिंग भी कर पाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू। अंशिका ने बताया कि और हाँ, प्रयास करें। राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने कुछ 5-6 महीने लगातार रोज़ कम से कम 5-6 आंसर्स लिखे और उसको एनालाइज़ किया कि कभी मुझे कंटेंट ख़राब लग रहा था अपने आंसर्स में, कभी लग रहा था कि इनकम्प्लीट सा आंसर है। तो वो जो गैप्स मुझे दिखे अपनी खुद की प्रेपरेशन में कि मैं क्यों नहीं अच्छा आंसर लिख पा रही हूँ, वो मैंने फिल किए रिविज़न के थ्रू और अपने नोट्स बना के। तो आई थिंक इस एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि आप एक सेल्फ़ असेसमेंट करें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। उस असेसमेंट के थ्रू आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं और उन स्ट्रेंथ्स पे आप प्ले करें इस एग्ज़ाम में। और प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। मेंस एग्ज़ाम में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत समझदारी से करें। आप ऐसा ही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज मार्केट में क्या चलता है यूपीएससी वाले में कि लोग वही ऑप्शनल चुनते हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट लोग देखते हैं कि अरे बहुत स्कोरिंग है तो ले लेते हैं। बट ऐसा ना करें, आप पढ़ें ऑप्शनल्स को, कई सारे देख लें ऑप्शंस, और आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें आप बहुत सारा समय उसके साथ बिताना होता है ऑप्शनल के साथ, 5-6 महीने तो ऑप्शनल की तैयारी में लग जाते हैं। तो सिंस इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, अगर आपको उसमें कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो कॉन्वर्सेशन जैसा होता है और आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सब चेक किया जाता है। तो सबसे आसान स्टेज मैं कहूँगी कि इंटरव्यू स्टेज ही है, जहाँ पे प्रेपरेशन से ज़्यादा आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अंशिका ने यूपीएससी की तैयारी के लिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज क्या थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो हिस्ट्री के लिए मैंने बेसिक एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा वाली बुक पढ़ी। और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वो पढ़ी फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी क्लास 11। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक पोर्टल है सीसीआरटी, उसको फॉलो किया। और नेशनल NIOS जो है उसके भी कुछ मटेरियल होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसको फॉलो किया। कुछ लोग कहते हैं कि नितिन सिंघानिया एक बहुत मोटी सी बुक है, उसको फॉलो किए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट मैंने वो बुक कभी ख़रीदी नहीं, कभी देखी भी नहीं। तो अपने रिसोर्सेज खुद चूज़ करें, लेकिन उस रिसोर्स पे स्टिक करें, उसी को रिवाइज़ करें, ये ना भटके कि वो मेरा दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, वो तीसरा पर्सन कुछ और पढ़ रहा है। तो अपने रिसोर्सेज पे स्टिक करें, उसको रिवाइज़ करते रहें। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, वो सबसे पॉपुलर बुक है और सबसे अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, काफ़ी कंसाइजली सब कुछ मेंशन्ड है उसमें। उसी को मैंने कम से कम 5-6 बार रिवाइज़ किया पूरी बुक को।
देन ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की, उसके साथ साथ जीसी लियोंग की 1-2 रीडिंग लगाई, बट फिर उसका रिवीजन नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी से आजकल क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर्स बायो के वो किए थे इन्वायरमेंट के लिए। और इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, तो करंट अफेयर्स को लिंक करके स्टैटिक पोर्शन को प्रिपेयर करना है इन्वायरमेंट में। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी और उसके साथ साथ करंट अफेयर से लिंक करती गई, और जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी उसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स मिलते थे मुझे, या जो कॉन्सेप्ट्स नए मिलते थे उसके मैं नोट्स बनाती थी, उसको रिवाइज। अगली रीडिंग में ऑप्शनल के मैंने उसके नोट्स बनाए, तो मुझे उन नोट्स को बनाने में करीब 500-600 पेज के नोट्स हैं, तो मुझे लग गए 4-5 महीने। फिर मैंने एग्ज़ाम के आसपास उसे 2-3 बार रिवाइज़ किया और वही लिखा एग्ज़ाम में। और मेरा जो शेड्यूल होता था, मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं यूजुअली रात को पढ़ती थी, तो कभी कभी सुबह 7 बजे तक भी पढ़ती थी, और वैसे जनरली मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी। और मेरा दिन डिवाइडेड होता था यूजुअली कि करंट अफेयर्स इतनी देर करेंगे और उसके बाद करेंगे जनरल स्टडीज़ या फिर ऑप्शनल। तो करंट अफेयर्स को मैं दिन के 3 से 4 घंटे देती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग भी उसमें इंक्लूडेड होती थी। और ऑप्शनल के लिए मैं वही करीब 3 घंटे देती थी, जनरल स्टडीज़ के लिए भी 2-3 घंटे, तो करीब 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की मेरी डेली की पढ़ाई होती थी। ये मेरा शेड्यूल था डेली का। इस एग्ज़ाम में माइंडसेट, एक अच्छा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, और जब आप घुस रहे हैं इस एग्ज़ाम में तभी से आपको ये मानना है कि आप कर सकते हैं। ये एक सेल्फ बिलीफ नाम की जो चीज़ है और सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है आपसे, तो आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सबसे मोटिवेशन लेंगे उस टाइम पे, या टॉपर स्टॉक देखेंगे इंटरनेट पे। वो सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं, बट जो माइंडसेट और अप्रोच है उसको पॉजिटिव रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, 8-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे का ब्रेक या बीच बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ें, उससे दिमाग भी फ्रेश रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। आईएएस में जाने के बाद जी, क्या इच्छा क्या है, किस सेक्टर में जाने की इच्छा है, क्या करना चाहती है, किस क्षेत्र में क्या करने की इच्छा है? हाँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा वो कंसर्न करती है वो है विमेंस एजुकेशन, एजुकेशन इन जनरल एंड विमेंस एजुकेशन इन पर्टिकुलर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट बहुत वेरी करते हैं लड़कों और लड़कियों के बीच में, और लड़कियों की शादी हो जाती है, या स्कूल ड्रॉप आउट रेट लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, अगर मैं कहीं की प्रशासनिक अधिकारी बनती हूँ और मेरे पावर के विदिन ये होता है, तो मैं उसको चेक करूँगी कि लड़कियाँ ड्रॉप आउट क्यों कर रही हैं, और यदि वो ड्रॉप आउट कर रही हैं उसका रीज़न पता करके उनको वापस स्कूल में डाल के उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। कोचिंग का कितना अहम रोल होता है इस सिलेक्शन में? जी, कोचिंग का रोल आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोचिंग एक डायरेक्शन और एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है। मैंने भी ISI इलाहाबाद में वहाँ पे 5-6 महीने का कोर्स किया था। तो जीएस के कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे इकोनॉमिक्स का उतना आइडिया नहीं था, बट वहाँ 1 महीने की क्लास की मैंने इकोनॉमिक्स की, मुझे सब्जेक्ट में काफ़ी क्लैरिटी आ गई। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप उस पर बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद मैंने खुद पढ़ाई की, तो कोचिंग एक डायरेक्शन और गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकती है। बट कई लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी निकालते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन गाइडेंस अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगी कि अपना यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। हो सकता है आपको बिना गाइडेंस के भी क्लैरिटी मिल जाए, हो सकता है आपको गाइडेंस के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है। वो ये चेक कर रहे हैं कि आप किसी वर्ग के अगेंस्ट तो नहीं बात करते हैं। मेरे से पूछा कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो आप किसकी बात सुनेंगी? मैंने कहा सबकी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अलग नहीं है, सब बराबर है इस देश में। और तो उन्होंने कहा कि आप डिसीजन कैसे लेंगी कि कौन सही है कौन गलत? तो मैंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया है कि उसकी मदद लेके हम ऐसे डिलेमास को सॉल्व कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी कम्युनिटी के ब्रीच हो रहे हैं तो हमें उस कम्युनिटी का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर था, ये क्वेश्चन था। फिर मेरे से तालिबान के बारे में भी पूछा गया कि जो अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन है
हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन इंडियाज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स, मतलब उसका क्या असर होगा इंडिया की सिक्योरिटी पे, और मैं क्या सजेशन दूंगी कि इंडिया कैसे डील करे इस सिचुएशन से। और मेरे से मैरिजेस के बारे में भी पूछा गया कि क्या इंडिया में मैरिजेस इम्पोज्ड होती हैं लोगों पे या कोई अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। तो वाइड रेंजिंग क्वेश्चंस थे। एजुकेशन और लिटरेसी पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ कैन वी इम्प्रूव द लिटरेसी रेट्स ऑफ इंडिया। सो आई थिंक दे वर मोर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत फैक्ट नहीं पूछते, वो ओपिनियन जानना चाहते हैं।